नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अनकही। मैं हूं रुचि अनिरुद्ध। खबरें अनकही में आज बात होगी कि कैसे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के डर से बंगाल के घुसपैठिए भाग रहे हैं। बात करेंगे उस बम की जिससे इजरायल ने लेबनान पर हमला किया, पुतिन के सामने डांस करने वाले रोबोट की, कूनों में चीतों की बढ़ती आबादी की और एम्बुलेंस को साइड न देने पर कटे चालान की। तो बहुत सी बातें हैं आज करने को, लेकिन पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के पत्र पर अमित शाह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ममता ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे शिकायत पत्र में एसआईआर अभियान को खतरनाक बताया था। कर्नाटक में फिर से सियासी उठापटक शुरू हो गई है। सूत्रों से खबर है कि डीके शिव कुमार खेमे के 10 विधायक दिल्ली पहुंच गए हैं, जिनकी मांग है कि शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। सिद्धारमैया बोले हैं, अगले साल पेश करूंगा 17वां बजट। मेक्सिको की फातिमा बॉश फर्नांडिस मिस यूनिवर्स बन गई हैं। फातिमा बॉश 25 साल की हैं। भारत की तरफ से गई मणिका विश्वकर्मा टॉप 30 में पहुंची, लेकिन टॉप 12 में जगह नहीं बना सकी। इन दिनों पश्चिम बंगाल में एक अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में मौजूद हाकिमपुर चेक पोस्ट पर बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश जाने के लिए जमा हो गए हैं। ये कोई सामान्य यात्री नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें से कुछ 2 साल से यहाँ हैं, कुछ 4-5 साल से, तो कुछ उससे भी पहले से रोजी रोटी के लिए बांग्लादेश से अवैध तरीके से यहाँ आए थे। अब अचानक ये लोग झुंड में वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते बीएसएफ और पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना डर क्यों है? इसका जवाब छुपा है 3 शब्दों में, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में समझें अगर तो ये वोटर लिस्ट की गहरी जांच पड़ताल है। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में यह अभियान शुरू किया है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO घर घर जाकर वोटर्स की पहचान चेक कर रहे हैं। वो फॉर्म बांट रहे हैं और सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 7 करोड़ 66 लाख वोटर हैं। अब तक 99% लोगों को फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट आएगी और 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असली समस्या ये है कि हर वोटर को 2002-2003 की वोटर लिस्ट से अपना लिंक स्थापित करना होगा। यानी लोगों को ये साबित करना होगा कि आप या आपके माता पिता 2002 में भी इस देश के नागरिक थे। बंगाल में अभी तक करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने सीधे 2002 की लिस्ट से अपना लिंक साबित कर दिया है, जबकि 2.5 करोड़ लोगों ने अपने माता पिता के नाम से अपनी नागरिकता साबित कर दी है। लेकिन अब भी करीब 2 करोड़ लोग बचे हैं जिनका वेरिफिकेशन होना बाकी है। यही वो पॉइंट है जहां से अवैध घुसपैठियों के लिए मुश्किल शुरू होती है। अगर आप 2002 के बाद अवैध तरीके से आए हैं तो आप 2002 की लिस्ट से कोई लिंक नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जो लोग कोलकाता और दूसरे इलाकों में घरेलू काम करते थे या मजदूरी करते थे, वो अब पकड़े जाने के डर से भाग रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में मौजूद हाकिमपुर चेक पोस्ट से मेरी सहयोगी कोमलिका की आप ये रिपोर्ट देखिए। हमने अभी रोकेया से बात किया। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपको लखीर भंडार मिलता है? उसने हाँ बोला। और उसने ये भी बोला कि जो दुआरे सरकार जो प्रोग्राम जिसमें पहुंच जाते हैं सरकार लोगों के पास, उस प्रोग्राम के ज़रिए उसको लखीर भंडार भी मिला। वो उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रोकेया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। आज सुबह यहाँ पे आई हैं। ये ऐसे रोकेया कितना है, सवाल यही है। बीएसएफ ने बॉर्डर इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। एसआईआर 4 नवंबर से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही सिर्फ 3 दिन में 94 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था। 1 नवंबर को 45 लोग पकड़े गए, जिनमें 11 बच्चे और 15 महिलाएं भी थी। फिर 2 नवंबर को 48 और लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद 3 नवंबर को भी एक शख्स को पकड़ा गया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि जब पूछताछ की गई इन लोगों से
तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो अवैध रूप से भारत में घुसे थे। उनके पास ना तो कोई वीजा था, ना पासपोर्ट और ना ही कोई पहचान पत्र। इन सभी को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से पश्चिम बंगाल में रहने वाले घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है वो अपना रास्ता देख लें। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज है ही नहीं। वो बांग्लादेश बॉर्डर पर डेरा डाल रहे हैं। हाकिमपुर चेकपोस्ट से मेरी सहयोगी कोमलिका की एक और रिपोर्ट देखिए। ये मेहरून बीवी की कहानी है। मेहरून बीवी खुलना में रहती है बांग्लादेश में। 2 साल पहले उनको वहाँ से यहाँ पे वो आई और जब वहाँ से यहाँ पे वो आई वो 700 रुपये दिए थी किसी महिला को और उस महिला ने उसको उस पार से इस पार कराया। उनको अभी बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, वो यही बोल रही है और ये चिंता में आई है। वो बांकरा जो है, बांकरा में रहता था, यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना बांकरा में रहता था, हावड़ा के पास में, और वहाँ पे बोला गया है कि अभी SIR होगा तो तुम लोग अपना रास्ता देख लो। तो ये जो बोला कि तुम लोग अपने रास्ते देखो, 2 दिन से ये बैठे हुए। ये कहानी सिर्फ मेहरून बीवी की नहीं है। यहाँ पे जितने ऐसे बैठे हुए हैं सबका यही एक ही कहानी है। सब वापस जाना चाहते थे, सब 4 साल पहले 3 साल पहले, और सभी ने पैसा देके वहाँ से यहाँ पे आए थे। और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट है और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट है भी नहीं। पर ये सच है कि SIR होने के चलते ये सारे लोग अभी वापस जाना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी ये ऐसा छवि एक बॉर्डर के सामने बहुत सारा सवाल उठाता है ज़रूर। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में चुनाव से पहले SIR हुआ था और उसके बाद उन्हें शानदार जीत मिली। अब बीजेपी दावा कर रही है कि SIR से करीब 1 करोड़ फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। ये कुल 7 करोड़ वोटर्स का 13% है। 2021 के चुनाव में TMC को बीजेपी से सिर्फ 10% वोट ज्यादा मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गैप घटकर 7% रह गया। अगर बीजेपी को 5% वोट और मिल जाएं तो राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने सालों से इस अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। अवैध घुसपैठियों को दस्तावेज दिलवाए गए और उन्हें चुनावी रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में बसाया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बंगाल और बांग्लादेश में यहाँ पर जो भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है अभी भी 450 किलोमीटर अनफेंस्ड एरिया है, जो बार बार पश्चिम बंगाल की सरकार को एक्वायर करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी वो लैंड एक्वायर करके नहीं दिया गया। ये किस स्वार्थ पे वो आज समझ में आ रहा है, क्योंकि आज जब इलीगल जो वोटर्स है, जब SIR चालू हो गया है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हाकिमपुर से किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग जा रहे हैं। ये सिर्फ हाकिमपुर के चित्र नहीं, बल्कि रात के अंधेरों में अभी जिस तरह से पहले हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है घुसपैठ हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, उसी तरह से आज जो लोग घुसपैठ किए थे वो लोग खुद ब खुद डर के आज बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश वापस भी जा रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसका पूरा पिक्चर अभी बाकी है। अब देखिए हाकिमपुर के माध्यम से, हाकिमपुर तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। BSF देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो,
देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी एसआईआर, एनआरसी और सीएए का इस्तेमाल मुसलमानों को डराने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी ने एक विशाल रैली निकाली और भारतीय संविधान की पीली कॉपी हाथ में लेकर यह दावा किया कि बीजेपी एसआईआर के जरिए 2 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की भी मांग की, लेकिन एसआईआर पर रोक नहीं लगी। चुनाव आयोग ने एआई बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लाने की भी योजना बनाई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें बीएलओ की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वो घर घर जाकर फोटो समेत हर डिटेल की जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 34 लाख मृत आधार कार्ड धारकों को पहचान लिया है। इसके अलावा 13 लाख और मृत व्यक्तियों के नाम भी लिस्ट में मिले हैं जिनके पास आधार भी नहीं था। एक तरफ एसआईआर की प्रक्रिया ने अवैध घुसपैठियों में खौफ पैदा कर दिया है और वो वापस भाग रहे हैं। दूसरी तरफ 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में राजनीतिक तूफान भी उठ रहा है। बीजेपी का दावा है कि फर्जी वोटर्स की सफाई से उन्हें फायदा होगा, जबकि टीएमसी का आरोप है कि यह सब मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है। बीच में आम नागरिक हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो और सही लोगों को वोट का अधिकार मिले। आने वाले महीने बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। क्या एसआईआर से सच में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या अवैध घुसपैठ पर लगाम लग पाएगी? क्या बंगाल के बाद दूसरे राज्यों से भी अवैध घुसपैठियों के भागने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? और सबसे अहम, सोशल मीडिया के तथाकथित बुद्धिजीवी इन घुसपैठियों की सफाई में अब क्या कहेंगे? मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से खून की होली खेली जा रही है। गाजा में इजराइल के हमले जारी हैं और हर दिन मासूम लोगों की जानें जा रही हैं। 19 नवंबर को इजराइल ने गाजा और खान यूनिस पर फिर से हमले किए। इन हमलों में 33 फिलिस्तीनी मारे गए और 77 से ज्यादा लोग घायल हो गए। सबसे दर्दनाक बात यह है कि मारे गए लोगों में 9 मासूम बच्चे भी थे। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि उत्तरी गाजा में शरणार्थियों की एक इमारत पर भी हमला किया गया। खान यूनिस में कई लोग यूएनआरडब्ल्यूए क्लब के अंदर शरण लिए हुए थे, उनको भी निशाना बनाया गया। और ये सब कुछ संघर्ष विराम के बाद हो रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अक्टूबर में हमास और इजराइल के बीच सीज फायर करवाया था, लेकिन अब इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार सीज फायर के बाद से अब तक इजराइल ने गाजा पर 393 हमले किए हैं। इन हमलों में 280 लोग मारे गए हैं और 672 लोग घायल हुए हैं। उधर इजराइल का दावा है कि उसने ये हमले इसलिए किए क्योंकि हमास के लड़ाकों ने पहले इजरायली सैनिकों पर गोलीबारी की थी, लेकिन हमास ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और अमेरिका से तत्काल और गंभीर दबाव डालने की अपील की है। हमास चाहता है कि अमेरिका तेल अवीव पर दबाव बनाए ताकि युद्ध विराम का सम्मान किया जाए और फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ आक्रामकता रोकी जाए। लेकिन असली चिंता की बात कहीं और है। इजराइल ने गाजा के साथ साथ लेबनान पर भी हमले किए हैं। लेबनान में हुए हमले के बाद जो अवशेष मिले हैं वो एक बेहद खतरनाक हथियार की ओर इशारा करते हैं। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण लेबनान में मिले मेटल के टुकड़ों की जांच 6 वेपन एक्सपर्ट्स ने की। इन टुकड़ों से पता चला कि ये क्लस्टर बॉम्ब के अवशेष हो सकते हैं। अगर ये सच साबित होता है तो ये 2006 के बाद पहली बार होगा जब इजराइल ने इन हथियारों का इस्तेमाल किया। क्लस्टर बॉम्ब एक ऐसा हथियार है जो बड़े गिफ्ट बॉक्स की तरह होता है। इस बड़े बॉक्स के अंदर सैकड़ों छोटे छोटे बम भरे होते हैं। जब इसे हवा में छोड़ा जाता है या मिसाइल से दागा जाता है तो ये हवा में ही खुल जाता है और ये छोटे छोटे बम बहुत बड़े इलाके में फैल जाते हैं। ये छोटे बम, जिन्हें बॉम्बलेट या सबम्यूनिशन कहते हैं, जमीन पर गिरते ही फट जाते हैं। कुछ क्लस्टर बॉम्ब में छोटे पैराशूट भी लगे होते हैं। ये पैराशूट इन छोटे बमों को धीरे धीरे नीचे उतारते हैं। इससे जो विमान इन्हें गिराता है वो धमाके के इलाके से दूर निकल जाता है। ये हथियार 3 तरीकों से छोड़े जा सकते हैं, हवाई जहाज से, तोप से या मिसाइल से। आप सोच रहे होंगे इसमें अलग क्या है। बहुत से बम आसमान से गिरते हैं और फटते हैं, लेकिन क्लस्टर बॉम्ब कुछ अलग है। इन छोटे बमों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनमें से बहुत सारे फटते ही नहीं हैं। जब ये गीली या नर्म जमीन पर गिरते हैं तो कई बार ये बिना फटे ही पड़े रह जाते हैं और फिर ये बिना फटे बम सालों साल खतरनाक बने रहते हैं। कोई भी आम नागरिक, कोई भी बच्चा इन्हें गलती से छू ले तो ये फट सकते हैं। ये बिल्कुल लैंडमाइन की तरह काम करते हैं। दुनिया भर में करीब 1 लाख नागरिकों को इन हथियारों ने घायल किया है। सबसे डरावनी बात यह है कि
95 से 97% पीड़ित आम नागरिक होते हैं और इनमें से 42% बच्चे होते हैं। 2024 में दुनिया भर में 314 लोग क्लस्टर बॉम्ब के शिकार हुए और हर एक पीड़ित आम नागरिक था, कोई भी सैनिक या आतंकवादी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आम मासूम नागरिक। लेबनान के लिए तो क्लस्टर बॉम्ब एक बहुत दर्दनाक विषय है। 2006 में इजराइल ने लेबनान पर 40 लाख क्लस्टर बॉम्ब गिराए थे। ये युद्ध के आखिरी दिनों में किया गया था। इन 40 लाख बमों में से करीब 10 लाख बम नहीं फटे। ये अब भी लेबनान की जमीन में दबे हुए हैं। 2006 के बाद से अब तक 400 से ज्यादा लोग इन बिना फटे बमों की वजह से मारे जा चुके हैं। दक्षिण लेबनान में आज भी जीना खतरनाक है क्योंकि कभी भी कोई पुराना बम फट सकता है। और अब 2025 में फिर से लेबनान में क्लस्टर बॉम्ब के निशान मिल रहे हैं। वादी जिब्कीन, वादी बरगूज और वादी देर सिरियान में मेटल के अवशेष मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 2 नए प्रकार के क्लस्टर बॉम्ब हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हथियार इतना खतरनाक है। ये सैनिकों, आतंकियों और आम नागरिकों में फर्क नहीं करता। युद्ध के दौरान भी ये खतरनाक है और युद्ध खत्म होने के बाद भी। जो बम नहीं फटते वो दशकों तक जमीन में छुपे रहते हैं और फिर कोई किसान अपने खेत में काम कर रहा हो, कोई बच्चा खेल रहा हो, ये अचानक फट जाते हैं। लेबनान पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि क्लस्टर बॉम्ब मानवता के लिए भयानक है। इनसे होने वाला नुकसान स्वीकार नहीं किया जा सकता। विकलांगता और मौत का जो सिलसिला ये शुरू करते हैं वो सालों साल चलता रहता है। इसलिए दुनिया ने इन्हें बैन करने का फैसला किया। अब बात करते हैं उस ऐतिहासिक संधि की जिसने इन हथियारों पर रोक लगाई। 2006 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी खतरनाक हथियारों की समीक्षा की गई। इसमें उन हथियारों पर बात हुई जो बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं या फिर अंधाधुंध मार करते हैं। इसके बाद 2 साल तक कई अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई। मई 2008 में डबलिन में एक बड़ा सम्मेलन हुआ। यहाँ पर क्लस्टर म्यूनिशन ट्रीटी का ड्राफ्ट तैयार किया गया। 30 मई 2008 को 107 देशों ने इस संधि को अपनाया। दिसंबर 2008 में ओस्लो में इस पर हस्ताक्षर हुए और फिर 1 अगस्त 2010 को यह संधि लागू हो गई। इस संधि को कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशंस कहते हैं। ये संधि बेहद सख्त है। सबसे पहले तो ये क्लस्टर बॉम्ब के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाती है। इन्हें बनाना, इनका भंडारण करना और इनको किसी दूसरे देश को देना, सब कुछ बैन है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस संधि में पीड़ितों की मदद के लिए भी प्रावधान है। जो लोग इन बमों से घायल हुए हैं उन्हें सहायता देना संधि का हिस्सा है। अब बात करते हैं इस संधि में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो अच्छी खबर यह है कि अब तक 124 देश इस संधि को मान चुके हैं। यूरोप के ज्यादातर देश इस संधि में शामिल हैं। फ्रांस और ब्रिटेन ने भी इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जबकि इन्होंने पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था। लेकिन कुछ बड़े और शक्तिशाली देश इस संधि में शामिल नहीं हैं और यही सबसे चिंता की बात है। अमेरिका, रूस, चीन और इजराइल, ये चारों देश इस संधि में शामिल नहीं हैं। जिन देशों ने पहले क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया था उनमें से 7 देशों ने अभी तक इस संधि में शामिल होने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। ये देश हैं एरिट्रिया, इथियोपिया, जॉर्जिया, इजराइल, लीबिया, सऊदी अरेबिया और अमेरिका। इजराइल का नाम इसमें खास तौर पर अहम है क्योंकि वो अब भी इन हथियारों का इस्तेमाल करता दिख रहा है। इजरायली सेना ने ना तो इसकी पुष्टि की और ना ही इनकार। उनका बस इतना कहना है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। मिडिल ईस्ट में अगर सच में इन हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो ये मानवता के लिए बहुत बड़ा खतरा है और गाजा में तो हर दिन मासूमों का खून बह ही रहा है। ये ज्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे आने वाली पीढ़ियां भी प्रभावित होंगी। जो बच्चे आज खेत में या सड़कों पर खेल रहे हैं, कल उन्हें ये बिना फटे बम मार सकते हैं। इसलिए पूरी दुनिया को मिलकर इन हथियारों पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। क्या आपने वो वीडियो देखा जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने एक रोबोट नाच रहा था? अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिए, इंटरेस्टिंग है। ये रोबोट और इसके हाव भाव बिल्कुल इंसानों जैसे हैं। इसका नाम है ग्रीन। 19 नवंबर को मॉस्को में रूस के सबसे बड़े बैंक स्पर बैंक ने एक AI कॉन्फ्रेंस में ये रोबोट दिखाया। लेकिन इस डांस के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है जिसे आगे समझेंगे। पहले ग्रीन से मिलिए। इस रोबोट ने खुद को पुतिन से मिलवाया। कैसे, वो भी सुनिए। रोबोट बोल रहा है, मेरा नाम ग्रीन है, मैं रूस का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट हूं जिसमें AI लगा है। ह्यूमनॉइड का मतलब होता है इंसान जैसा रोबोट। इस रोबोट में 60 से ज्यादा मोटर्स लगी हैं। इसमें सेंसर्स भी हैं जो चीजों को देख और समझ सकते हैं। ये सिर्फ स्क्रीन पर चलने वाला प्रोग्राम नहीं है, ये असली में चल फिर सकता है, बोल सकता है। हालांकि जब ग्रीन पुतिन के पास आया तो उनके बॉडीगार्ड्स पूरी तरह अलर्ट थे। रोबोट को उनके ज्यादा करीब नहीं आने दिया गया।
डांस खत्म होते ही एक बॉडीगार्ड तुरंत बीच में आ गया। वो पुतिन और रोबोट के बीच खड़ा हो गया। एक्सपर्ट्स ने बताया कि ह्यूमनॉइड रोबोट्स कभी कभी अनएक्सपेक्टेड हरकतें कर सकते हैं, इसलिए कोई रिस्क नहीं लिया गया। हालांकि पुतिन ने डांस को बहुत प्यारा बताया और थैंक यू बोलकर आगे बढ़ गए। स्बरबैंक ने बताया कि इस रोबोट का सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होगा, आगे चलकर ये फिजिकल काम भी कर सकेगा। कंपनी इसे अपने बिजनेस में इस्तेमाल करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इससे कुछ दिन पहले एक एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हुआ था। 10 नवंबर को मॉस्को में एक और रोबोट लॉन्च हुआ था। उसका नाम था एडोल। ये रोबोट स्टेज पर आया, हाथ हिलाया और अगले ही पल धड़ाम से मुंह के बल गिर गया। वीडियो वायरल हो गया। पूरी दुनिया में इसका मजाक उड़ा। लोगों ने कहा ये रोबोट तो किसी शराबी बुजुर्ग की तरह चल रहा था। कंपनी के सीईओ ने कहा कि ये कैलिब्रेशन की गलती थी, मतलब रोबोट का बैलेंस सिस्टम ठीक से सेट नहीं था। इस घटना ने रूस की टेक्नोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन अब ग्रीन के सफल डांस ने रूस की इज्जत थोड़ी बचा ली है। अब आते हैं असली मुद्दे पर। दुनिया में एआई और रोबोटिक्स की जबरदस्त रेस चल रही है और इस रेस में 3 देश सबसे आगे हैं, चीन, अमेरिका और रूस। चीन इस रेस में सबसे तेज दौड़ रहा है। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2025 में चीन 10,000 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट्स बेच चुका होगा, जो कि पिछले साल से 125% ज्यादा है। कई चीनी कंपनियां जैसे यूनिटरी, वॉकर S2 और अल्फाबॉट पहले से ही रोबोट्स को फैक्ट्रीज, एयरपोर्ट्स और घरों में इस्तेमाल कर रही हैं। चीन के पास मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है, स्केल है और रियल वर्ल्ड में रोबोट्स को तेजी से लगाने की क्षमता है। अमेरिका के एक्सपर्ट्स टेंशन में हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका ने नेशनल रोबोटिक्स स्ट्रैटेजी नहीं बनाई तो हम न सिर्फ रोबोटिक्स रेस हारेंगे बल्कि एआई रेस भी हार जाएंगे। रूस की बात करें तो राष्ट्रपति पुतिन ने 2017 में कहा था, जो एआई में लीडर बनेगा वो दुनिया का शासक बनेगा। रूस ने 2030 तक एआई में टॉप 5 देशों में आने का लक्ष्य रखा है, लेकिन रूस के सामने बड़ी समस्याएं हैं। 2022 से पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगा कर रखे हुए हैं। रूस को एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स नहीं मिल रही हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मान रहा। वो चीन और ब्रिक्स देशों से पार्टनरशिप बना रहा है, घरेलू इनोवेशंस पर जोर दे रहा है। तो ग्रीन का डांस सिर्फ एक शो नहीं था, ये संदेश था कि रूस टेक्नोलॉजी रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। लेकिन क्या रूस चीन और अमेरिका की बराबरी कर पाएगा? सैंक्शंस के बावजूद क्या रूस एआई सुपर पावर बन पाएगा? इसका जवाब तो समय ही देगा, पर भविष्य यही है और लड़ाई लंबी चलने वाली है। कूनो नेशनल पार्क से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। भारत में जन्मी पहली मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया और सबसे अच्छी बात, मां और सभी 5 बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। ये पहली बार है जब भारतीय जमीन पर जन्मी किसी मादा चीता ने भारत में ही शावकों को जन्म दिया है। ये प्रोजेक्ट चीता के लिए गेम चेंजर है। ये साबित करता है कि चीते अब भारतीय माहौल में अच्छी तरह से ढल चुके हैं। अब मैं आपको मुखी की कहानी बताती हूँ, जो बहुत ही दिलचस्प है। मुखी अभी सिर्फ 33 महीने की है। उसका जन्म मार्च 2023 में हुआ था। मुखी की माँ का नाम ज्वाला है। ज्वाला दक्षिण अफ्रीका से लाई गई थी। जब ज्वाला ने मार्च 2023 में 3 शावकों को जन्म दिया तो उनमें मुखी भी एक थी, लेकिन मुखी के 2 भाई बहनों की छोटी उम्र में ही मौत हो गई। मुखी भी बहुत कमजोर और छोटी थी। उसका भविष्य भी अनिश्चित लग रहा था। कुछ दिनों बाद माँ ज्वाला ने मुखी को छोड़ दिया, लेकिन कूनो के वनकर्मियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने दिन रात मुखी की देखभाल की। उसको विशेष निगरानी में रखा गया। धीरे धीरे मुखी ने भी अपनी हिम्मत दिखाई। उसने शिकार करना सीखा, अपनी टेरिटरी बनाई, भारतीय वातावरण में पूरी तरह ढल गई। पूरी तरह भारतीय धरती पर पली बढ़ी होने के कारण वो दूसरे चीतों से ज्यादा मजबूत हुई। उसने चीतल जैसे भारतीय शिकार को पहचाना, मौसम और भूगोल के साथ अद्भुत तालमेल बिठाया। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यही लोकल अडेप्टेशन उसे पहली सफल भारतीय मूल की फर्टाइल चीता बनाता है और आज वो भारत में जन्मी पहली चीता बन गई है जिसने सफलतापूर्वक प्रजनन किया। 5 स्वस्थ बच्चों को जन्म देकर उसने इतिहास रच दिया। मुखी के 5 बच्चों के जन्म से पहले भारत में 27 चीते थे। अब ये संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इनमें से 29 चीते मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में हैं और 3 चीते गांधी सागर सैंक्चुरी में हैं। पिछले 3 सालों में 5 मादा चीतों ने कुल 6 बार शावकों को जन्म दिया है। ये प्रोजेक्ट की अविश्वसनीय सफलता है। मुखी के 5 शावक इस बात का सबूत है कि कूनो का आवास, भोजन श्रृंखला, पर्यावरण और सुरक्षा व्यवस्था चीतों के लिए बेहद अनुकूल साबित हो चुकी है।
मुखी की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि उसने तीसरी पीढ़ी को बढ़ाया है। पहली पीढ़ी नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से आए चीते, दूसरी पीढ़ी उनके बच्चे जिनमें मुखी भी एक है, और तीसरी पीढ़ी मुखी के 5 नन्हे बच्चे। ये दिखाता है कि भारत में चीतों की एक स्थायी आबादी अब बन रही है। 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। 70 साल तक भारत की धरती पर कोई चीता नहीं था, लेकिन 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। नामीबिया से 8 चीतों को विशेष विमान से कूनो नेशनल पार्क लाया गया। प्रधानमंत्री ने खुद इन्हें जंगल में छोड़ा। फिर फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते आए। कुल मिलाकर 20 चीते अफ्रीका से भारत आए और यहीं से प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत हुई। पीएम मोदी की विशेष पहल पर शुरू हुई इस परियोजना का मकसद था कि 70 साल पहले विलुप्त हो चुके चीतों को फिर से भारत की धरती पर बसाया और बढ़ाया जाए। सबसे बड़ी सफलता यह है कि चीतों ने भारतीय वातावरण को आश्चर्यजनक रूप से अपना लिया। वो भारतीय चीतल, सांभर और नीलगाय का शिकार कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह यहाँ के अनुकूल हो चुके हैं। उनमें स्वस्थ प्रजनन क्षमता भी विकसित हो रही है। ये उपलब्धि संकेत देती है कि भारत अब आत्मनिर्भर चीता जनसंख्या के लक्ष्य के बेहद करीब है। प्रोजेक्ट चीता को हाल ही में इनोवेटिव इनिशिएटिव्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। पूरी दुनिया भारत की इस उपलब्धि की सराहना कर रही है। मुखी की कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों के बाद भी जीत मिल सकती है। जिस नन्ही मुखी को कमजोर समझा जा रहा था, उसी ने इतिहास रच दिया। 70 साल बाद भारत की धरती पर चीते फिर से दौड़ रहे हैं और अब उनकी तीसरी पीढ़ी भी यहीं जन्म ले रही है। ये नन्हे शावक हमें उम्मीद दिलाते हैं कि भारत में चीतों का भविष्य सुरक्षित है। क्या सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त किसी एम्बुलेंस के सायरन को सुनकर आप फौरन उसे साइड देते हैं या नहीं? मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और दुख भी होगा। खबर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से है, जहां एक कार ड्राइवर ने करीब 30 मिनट तक एक एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया। एम्बुलेंस में एक गंभीर महिला मरीज थी जिसे अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन आगे चल रही कार ने जानबूझकर रास्ता नहीं दिया। घटना 19 नवंबर की रात की है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आइए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। एम्बुलेंस एक बेहोश महिला मरीज को लेकर जा रही थी। एम्बुलेंस का ड्राइवर लगातार सायरन बजा रहा था, लेकिन सामने चल रही कार ने साइड नहीं दी। यह सिलसिला करीब 7 किलोमीटर तक चला। लगभग 30 मिनट तक एम्बुलेंस को कार की स्पीड पर ही चलना पड़ा। कार के ड्राइवर ने सायरन सुनकर भी कोई ध्यान नहीं दिया। ना तो उसने स्पीड बढ़ाई, ना ही साइड दी। एम्बुलेंस ड्राइवर के बराबर में बैठे शख्स ने इस परेशानी को रिकॉर्ड करने के लिए एक वीडियो बनाया। ये वीडियो 5 मिनट 49 सेकंड का है। इसमें साफ दिखता है कि कार आगे आगे चल रही है और एम्बुलेंस पीछे पीछे फंसी हुई है। वीडियो में एम्बुलेंस ड्राइवर की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ये कार 25 मिनट से रास्ता नहीं दे रही। मैं लगातार सायरन बजा रहा हूं, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा। वीडियो में बेहोश महिला मरीज भी दिखाई देती है जो एम्बुलेंस के अंदर लेटी हुई है। उसकी हालत गंभीर दिख रही है। पूरा वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि कार ड्राइवर जानबूझकर ऐसा कर रहा था। एक एम्बुलेंस में मरीज जिंदगी की जंग लड़ रहा होता है। उसका हर सेकंड कीमती होता है। देर होने से मरीज की जान भी जा सकती है। आमतौर पर जब सड़कों पर एम्बुलेंस का सायरन सुनाई देता है तो सभी गाड़ियां खुद ही साइड हो जाती हैं। मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में इतनी जागरूकता हम सबके बीच में आई है। ये एक इंसानियत का काम है, ये कानून भी है और हमारी जिम्मेदारी भी। लेकिन इस कार चालक ने ना तो इंसानियत दिखाई और ना ही कानून की परवाह की। उसने सिर्फ अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई और एक मरीज की जान को खतरे में डाल दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने कार्रवाई की। 10,000 रुपए का चालान काटा गया, जो एम्बुलेंस को रास्ता न देने की धारा में है। ई चालान ऐप के जरिए कार की जानकारी निकाली गई तो पता चला कार तिलहर के मोहल्ला 50 के इंद्र प्रताप की है। अब उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी गलती और सजा सिर्फ 10,000 रुपए। क्या इससे लोगों में डर पैदा होगा? गनीमत है कि महिला की तबीयत ज्यादा नहीं बिगड़ी, वरना कुछ भी हो सकता था। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 के तहत एम्बुलेंस को रास्ता न देना एक अपराध है। इसमें 10,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। कुछ राज्यों में ये जुर्माना और भी ज्यादा है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ जुर्माने से समस्या हल नहीं होगी। जरूरत है लोगों की सोच बदलने की, जरूरत है इंसानियत दिखाने की। हर किसी को समझना होगा कि एम्बुलेंस में किसी की जान होती है। ये घटना हम सभी के लिए एक सबक है। हमें सड़कों पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस की गाड़ियों को तुरंत रास्ता देना चाहिए। ये सिर्फ कानून नहीं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। अगर आप सड़क पर हैं और एम्बुलेंस का सायरन सुनते हैं तो तुरंत साइड हो जाइए। चाहे आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, चाहे आपको कितनी भी देर क्यों ना हो रही हो, आपका कोई भी काम एक मरीज की जान बचाने से ज्यादा जरूरी नहीं हो सकता। और हाँ,
एक और बात याद रखिए, कभी ऐसा भी हो सकता है कि उस एम्बुलेंस में आप हों और सामने वाला साइड ना दे रहा हो, तब क्या होगा, ये याद रखिए और हमेशा एम्बुलेंस को साइड दीजिए। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको इंडोनेशिया से आई एक तस्वीर दिखाती हूँ। 19 नवंबर को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर मौजूद देश के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट सेमेरू पर अचानक विस्फोट हो गया। विस्फोट के बाद इंडोनेशिया की ज्वालामुखी एजेंसी ने सेमेरू का अलर्ट स्तर बढ़ा दिया। इस दौरान माउंट सेमेरू में 13 किलोमीटर तक राख, गैस और पत्थर फैल गए। वहीं ज्वालामुखी विस्फोट के बाद करीब 2 किलोमीटर ऊंचा धुएं का गुबार हवा में उठा। स्थानीय अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सेमेरू के 8 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई ना जाए। टाइम लैप्स वीडियो में देखा गया कि ज्वालामुखी से राख के बादल लगभग 2 किलोमीटर ऊपर तक उड़ गए। सेमेरू ज्वालामुखी कई किलोमीटर ऊंचा है और ये इंडोनेशिया के लगभग 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है।